तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जी की सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितनी वैल्यू होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि अर्थ जो होती है ना, ये अर्थ है, मान लेते हैं इसका मास m है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं उसका मास m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये d है। ठीक है, तो ये अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, और ये जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी ना, इसी फोर्स को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स निकालने का तरीका क्या है, ये हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये होता है g m1 m2। m1 कितना है यहाँ पर देखिए कैपिटल M, m2 कितना है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो यहाँ पे हो जाएगा d का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ से d डिस्टेंस पे है, अर्थ के सेंटर से d डिस्टेंस पे है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। अब अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तो क्या होगा, देखिए ये अर्थ है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी भी दोस्तों ये जो है ये अर्थ ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स F। ठीक है, लेकिन अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये लगभग इस अर्थ के रेडियस के बराबर होगा ना। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे d इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम r, क्योंकि देखिए ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है देखिए ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये निग्लिजिबल डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करेंगे कैपिटल R के बराबर, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फिर इस केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R²। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, D की जगह पर हमें यूज करना है R। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ना है, वो क्या देखिए, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। और ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन हमें पता है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ पर m क्या होता है, m मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m है उसके ऊपर अगर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स एक्सेलरेशन वहाँ पर होगा ही होगा। तो ये फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच ये रिलेशन है। ठीक है, तो अब अगर अर्थ है यहाँ पर और ये अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है विद अ फोर्स F, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है, इसी एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको हम जी लेटर से दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, इफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन देयर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के बहुत ही नज़दीक है, या बोल सकते हो आप अर्थ के सरफेस पे ही है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन कौन सा होगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ओके, सो F इज इक्वल टू mg आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो g की वैल्यू होती है, ये अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M। तो ये अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी ना विद अ फोर्स F। ठीक है, और ये F कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हमने अभी देखा हुआ है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय R², दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ओके, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला आप बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर कितना होगा, g होगा। ठीक है,
तो ये इक्वेशन हमें पता है, देखिए ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख के लिए हैं, ये पहला इक्वेशन और यहाँ पर ये है जो हमने देखा अभी ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला यहाँ पे, और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, ओके। तो हमने क्या किया, देखिए ये जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है। इक्वेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी के लिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर बच्चों इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर ये कैपिटल जी की वैल्यू पुट करते हो, हमें पता है जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये 3 वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको जी की जो वैल्यू मिलेगी ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब मिलेगी, ठीक है। इसीलिए हम जी की वैल्यू 9.8 एज्यूम करते हैं, ओके। अब बच्चों ये जी की वैल्यू जो है 9.8, ये अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। तो ये अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो है 9.8 है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही आप ऊपर जाते हो ना जी की वैल्यू चेंज होती है, जैसे ही आप अर्थ के अंदर जाओगे जी की वैल्यू चेंज होगी। इसके साथ साथ अर्थ के सरफेस के ऊपर भी जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर पोल के करीब जी की वैल्यू अलग होगी, जैसे आप इधर आओगे इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर होती है ना, ठीक है। तो जैसे आप इधर आओगे इक्वेटर के पास तो जी की वैल्यू अलग होगी। तो बच्चों ये जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी। जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जैसे ही अर्थ के सरफेस के अंदर जाओगे जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब ये जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब वेरिएशन मतलब चेंज, जी की वैल्यू में कैसे कैसे चेंज आ रहा है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।